हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग 28वें दिन में हैं। ओके, तो आज भी वही सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 6वां लेसन पढ़ने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वैश्वीकरण चैप्टर का नाम है और हिंदी में वर्णिका भाग 2 चल रहा है। उसमें का जो आज चौथा लेसन है नगर चैप्टर, जो कि सुजाता जी की कहानी है, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और संस्कृत में तो उपसर्ग चल ही रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और किसी का ऑब्जेक्टिव आपको पता हो तो जरूर बताइए। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का कौन सा लेसन होने वाला है? 6वां लेसन, वैश्वीकरण। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो WTO नाम सुने हैं ना, विश्व व्यापार संगठन। तो किधर है WTO? अच्छा, विश्व बैंक, ISF, UNO, इसमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी नई आर्थिक नीति में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? इनमें से कौन है जो विदेशी ब्रांड नहीं है? अपना टाटा है, इंडिया का ब्रांड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग याद रखिएगा 5 गो है। तो किधर है 5? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 गो है। ठीक है, चलिए अगले बाबू, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? यानी में से कौन है जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ठीक है, बाकी निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण वो आर्थिक नीति का अंग है। अगला है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ वही है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? पूछा है कि कौन है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो याद रखिएगा, फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1995 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, तो किधर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? यानी में से किसमें बदल दिया गया है? तो याद रखिएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो याद रखिएगा, इन्फोसिस ये भारतीय है और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बाकी नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स ये सब अलग अलग देशों की कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में LPG नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी। तो हिंदी में आज चौथा लेसन नगर पाठ, ठीक है, वर्णिका भाग 2 का ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पपाती, जी हाँ पपाती थी, उसमें वली अम्माल थी उसकी माँ। ठीक है, यहाँ देखिए, पपाती को कौन सा रोग था? कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले बाबू, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से अनुदित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पपाती डैश कहानी की पात्रा है? किस कहानी की पात्रा है? तो नगर कहानी की पात्रा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पपाती की उम्र क्या थी? कितने वर्ष की थी पपाती? तो मात्र 12 वर्ष की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता जी हैं। कौन है? सुजाता जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस रंगराजन इन्हीं का पूरा नाम है। ठीक है, अगला है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, यानी एस रंगराजन का वास्तविक नाम, माने जो एस रंगराजन है वो किनका वास्तविक नाम है? ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो सुजाता का नाम है एस रंगराजन, वास्तविक नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। जी हाँ। अगला है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण कार्लवेल की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता जी का पूरा नाम है एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मेदोरा कहा जाता था यूनानी लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? उसको तेज बुखार था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर ने कहा था इसको चल से चल शहर लेकर चले जाओ, शहर के डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ, तो वही मदुरै लेकर गई थी। अगला है पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले दिन पपाती को क्या था? क्या था पहले दिन? तो याद रखिएगा बुखार था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? कितना नंबर? 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अम्मा, उसकी मां नहीं जाना चाहती थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वल्ली अम्मा के गांव का नाम क्या था? क्या था? तो मुनांडिप्टिस था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो हम लोग कौन सा कहानी पढ़े? तो नगर पढ़े, तो नगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? अब अंग्रेज पूछा है, किस नाम से पुकारते थे? याद रखिएगा मदुरा पुकारते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है किसका वातावरण वल्ली अम्मा को भयभीत कर दिया था? किसका? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अम्मा को भयभीत कर दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में उपसर्ग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किस पद में परि उपसर्ग है? यानी परि उपसर्ग किसमें है? तो परिणामों में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वी उपसर्ग किस शब्द में है? यानी वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसमें देखा जाए तो विवाह में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? संभवम में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिकम में अति उपसर्ग, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? निर्माण में नीर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? पूछा है नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा अनुवाद में भी है और अन्वय में भी है और अन्वेषण में भी है। जी हाँ, अनन्य में नहीं है। ठीक है, अनन्य में नहीं है। ओके, याद रहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पद में अव उपसर्ग है? यानी अव उपसर्ग किस में है? तो अवकाश, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निवेदनम में कौन उपसर्ग है? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम, तो निवेदनम में नी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 22 वही, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम में सम उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे विज्ञान है, तो विज्ञान पढ़िए अपने संदीप सर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो ऊर्जा के स्रोत चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी थे वो सभी आज कंप्लीट कर लेंगे लोग। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पर लिखा गया 14.3, तो हम 14.1 और 14.2 किए थे। इस लिखा गया वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा दर्पण होता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता नहीं, जस्ता माने जिंक होता नहीं होगा। सोना, ये भी नहीं होगा। प्लेटिनम, ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सिलिकॉन। ये बता दें सिलिकॉन धातु नहीं है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल
सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ओके, सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो हम जानते हैं सौर सेल से हमें क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए दिया प्रकाश ऊर्जा में नहीं, गतिज ऊर्जा में नहीं, ताप ऊर्जा में नहीं, ऑप्शन नंबर डी को विद्युत ऊर्जा में। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, कोई नहीं। बता दें खिलौना में क्या होता है? जनरली सूक्ष्म सेल का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। सूक्ष्म सेल जैसे आप देखे भी होंगे, लोग को आता है ना मोबाइल की तरह होता है, टिपने से गाना बजने लगता है, उन समय क्या होता है? सूक्ष्म सेल का उपयोग किया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नरौला नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा कहाँ पर है? सॉरी किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। ओके, यही रहता तारापुर। तारापुर आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे लोग, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर एक कोयला नहीं, बी सूर्य, सी दिया पानी, डी लकड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। सूर्य क्या है? सूर्य। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी प्लास्टिक, सी सिलिकॉन। अभी कुछ दर्पण देखे थे, सिलिकॉन हो गया, ऑप्शन हो गया सी, सी टिक कर देंगे। किस दर्पण नहीं, पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? तो कांच के ढक्कन रहने का कारण क्या है? ऑप्शन ए यह देखना है कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं पक रहा है, बी विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, सी बॉक्स के भीतर धूल कण को जाने से रोकना, डी में से कोई। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए, अगला टॉपिक दिया है पर्यावरण विषयक सरोकार। अब क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ईंधन में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए दिया सीएनजी, बी दिया एलपीजी, सी दिया बायोगैस, डी दिया कोयला। तो एलपीजी, बायोगैस, कोयला, इन सभी का उपयोग हम लोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सीएनजी। सीएनजी का उपयोग गाड़ी वगैरह में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने के कारण वैश्विक उष्मन होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन बनता है? ऑप्शन ए दिया ओजोन, बी दिया सल्फर डाइऑक्साइड, सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, डी दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, तो सब ईंधन है, तो डी दिया इनमें सभी। तो ऑप्शन का टिक करेंगे? डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, बी दिया है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन का टिक करेंगे? बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक दिया यहाँ पर, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय स्रोत कौन है? महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जीव मात्रा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम। तो इसमें नवीकरणीय कौन है? जीव मात्रा। इन ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है यानी अनवीकरणीय नहीं है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय है। कोयला भी अनवीकरणीय है। सी बायोगैस अनवीकरणीय नहीं, यानी क्या है? नवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कोयला क्या है? कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर का टिक करेंगे? सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय, जीव मात्रा तो नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। गोबर गैस नवीकरणीय है, हमें क्या चाहिए? अनवीकरणीय, भी कैंसिल। कोयला अनवीकरणीय है जी, पेट्रोलियम भी क्या? अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, ये जो चैप्टर था ऊर्जा का स्रोत, ये पूरा कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।